अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इक़्तिदार के 41 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कप्तान अपनी टीम मुकम्मल नहीं कर सके। मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर अपनी नाकामी पर मुस्ताफ़ी हुए तो आज ही हुकूमत ने नया मुशीर तैनात कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक डीजी नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुसद्दिक अब्बासी माजी में नैब में आला ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसद्दिक अब्बासी शहजाद अकबर की कमी पूरी कर पाएंगे? क्या वो गैप अब फिल हो जाएगा? क्या वो एहतसाब का बयानिया आगे लेकर चलेंगे? क्या नए मुशीर एहतसाब के अमल को आगे बढ़ा पाएंगे? मुसद्दिक अब्बासी अपोजिशन के खिलाफ मुकदमात कायम करने में कितने मुआविन साबित हो सकते हैं? सवाल तो ये भी है कि 3.5 बरस बीत जाने के बाद भी कप्तान अपनी टीम मुकम्मल क्यों नहीं कर सके? वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उनकी कैबिनेट के अरकान की तादाद 21 थी, जो बढ़ते बढ़ते निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। अब तक इब्तदाई काबीना के 2/3 अरकान मुस्ताफ़ी हुए हैं या उन्हें काबीना से निकाला जा चुका है, जिनमें से कुछ को दोबारा काबीना का हिस्सा भी बनाया गया है। वफाकी काबीना में कुछ चेहरे मुस्तकिल काबीना का हिस्सा हैं, अगरचे उनके कलमदान तब्दील होते रहे हैं। ये एक म्यूजिकल चेयर है जो मुसलसल जारी है। ताहम इमरान खान कैबिनेट के कई अरकान, जिनमें वज़रा, मुशीरान और मुआविनीन ख़ुसूसी मुस्ताफ़ी होने के बाद अब कमोबेश गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी अपनी कैबिनेट के लोग या पार्टी के कामों में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। मुस्ताफ़ी अरकान में कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन और साबिक वज़ीर सेहत आमिर कियानी पहले वज़ीर थे, जिनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, जिसकी वजह अद्वियात की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करार दिया गया। वो चंद रोज़ कबल तक इस ओहदे पर बराजमान थे। ताहम खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद तंजीम तहलील होने के बाद उन्हें इस ओहदे से भी हाथ धोने पड़े। सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया था। उनके ख़ानदान के बारे में खबरें सामने आने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को इस्तीफ़े की पेशकश करते हुए अपने खिलाफ शाया होने वाली खबर से मुताल्लिक वजाहत की थी, जिस पर वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार करते हुए उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। ताहम अपोजिशन जमातों और सोशल मीडिया पर उन पर तनकीद का सिलसिला रुक नहीं सका, जिसके बाद वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जुल्फ़ी बुखारी रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में अपना नाम आने के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए थे। नई तहकीकाती रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कैबिनेट का दोबारा हिस्सा नहीं बन सके। नदीम अफजल चंद, जिनका शुमार उन अफराद में होता था जिन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत अहमियत देते थे, ताहम नदीम अफजल चंद का कसूर क्या था, उनकी गलती क्या थी? वज़ीर आज़म की जानिब से सानिहा हज़ारा के वक्त कोयटा ना जाने के फैसले से उन्होंने इख्तलाफ किया था, जिस पर वज़ीर आज़म ने एक इजलास में कहा था जिसको हुकूमती पॉलिसी से इत्तफाक नहीं है वो मुस्ताफ़ी हो जाए। इस पर नदीम अफजल चंद इस्तीफ़ा देकर हुकूमत से अलहदा हो गए। नदीम बाबर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम थे। गुज़श्ता साल मुल्क में पेट्रोलियम बहरान के बाद उन्हें सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराया गया, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने का कह दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी मीडिया से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के तमाम मामलात संभालते थे। ताहम गुज़श्ता साल मुबैना तौर पर उन पर बदउनवानी के इल्ज़ामात सामने आए, जिसके बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सैयद डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से मुआविन ख़ुसूसी तानिया इदरूस दोहरी शहरियत के हामिल मुआविनीन ख़ुसूसी थे। इस बिना पर इन दोनों को सख्त तनकीद का सामना था। इस तनकीद से तंग आकर दोनों ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़जाना महसूलात डॉक्टर वक़ार मसूद, मुआविन ख़ुसूसी बराए खुराक जमशेद इकबाल चीमा, मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई और पेट्रोलियम ताबिश गौहर और मुआविन ख़ुसूसी यूसुफ बेग मिर्ज़ा भी मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान में शामिल हैं। जहाँ कप्तान अपनी टीम बनाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ मुआविनीन और मुशीरान तक बात महदूद नहीं रहती, बल्कि कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं, वज़ीर आज़म के अपने वज़रा के कलमदान के तरह से चेंज होते रहे हैं। ये म्यूजिकल चेयर है जो मुसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात में भी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, मायूसी है और गुस्सा है जो उनकी अपनी स्टेटमेंट्स पे झलक रहा है। फैलाई हुई है, जो टीवी पे आता है जो तबाह हो गया मुल्क में ये हो गया, गुर्बत बढ़ गई, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। मीडिया में लोग बैठे हुए हैं, अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इनके साथ मिलके मुसलसल मायूसी फैला रहे हैं। हम एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि ताकतवर जो है ना वो प्रिविलेज्ड है, उसके लिए वो चोरी भी करे, डाके मारे, जो भी करे, उसके लिए कोई खास पोजीशन है। वो जेल में भी जाएगा तो वीआईपी सेल्स है उसके लिए। वो जब जाएगा अदालत के अंदर तो अपने पूरे चमचे लेके जाएगा, वो फूल फेंकेंगे उसके ऊपर। मैं वाजे करता हूँ, ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मैं पॉलिटिक्स में आया इनके खिलाफ। जिस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया उसको क्या जरूरत पड़ी थी जिंदगी घर बार सारा कुछ लगा के घटिया लोगों से हर रोज गालियां सुने? मैं क्यों मेहनत करूं, पढ़ाई करूं, सुबह से 8-9 घंटे काम करूं, मेहनत करके पैसे कमाऊं, दूसरा आदमी कब्जा करके किसी का घर, किसी की जमीन अरबोपति बन जाए? खबरदार करना चाहता
चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वो कहते हैं जी वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं किसी तरह वो वापस आ जाए, वो वापस नहीं आने लगा, उसको पैसे से प्यार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हालिया स्टेटमेंट्स में मायूसी भी है एंड एट द सेम टाइम गुस्सा भी है। तहरीक इंसाफ का मानना है कि उनका मुकाबला मुल्क पर मुसल्लत अशराफिया से है, जबकि कानून की बालादस्ती उनका मिशन है। 3.5 बरस पहले यानी जब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो दावा करती थी कि वो 90 रोज में करप्शन खत्म करेंगे, 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, रियासत मदीना का क़याम उनका अव्वलीन मिशन है। और आज 3.5 बरस बीत जाने के बाद करप्शन का खात्मा, 1 पाकिस्तान का क़याम और रियासत मदीना का वजूद महज एक ख्वाब है, क्योंकि अब हुकूमत खुद बता रही है कि मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पा रही है। निज़ाम की तब्दीली की बाज़गश भी सुनाई दी, सदारती निज़ाम की गूंज भी रही, मगर ये बातें उस हुकूमत और उस वज़ीर आज़म के दौर में हो रही हैं जो खुद जमहूरियत के चैंपियन हैं, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की मिसालें देते आए हैं और जिनका मानना है कि उनकी हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत है। मगर शायद इन 3.5 बरसों में किसी और ने हुकूमत के अपने वादों और दावों को ठेस नहीं पहुंचाई जितना खुद वज़ीर आज़म और उनकी अपनी टीम ने खुद को नुकसान पहुंचाया है। वक्त ने साबित किया है कि जमहूरी हुकूमत ने जमहूरियत को खुद कमजोर किया है और अशराफिया से छुटकारे की बात करने वालों की अपनी हुकूमत में अशराफिया के पंजे मजीद मजबूत हुए हैं। आप इस पर चीनी माफिया है, गंदम माफिया है, शुगर माफिया, साथ ही साथ जो पावर सेक्टर माफिया है, बहुत सारे माफियाज दर माफियाज हुकूमत की अपनी नाक के नीचे पनपते रहे। जिस इंतखाब और जिस प्रोसेस से इमरान खान वज़ीर आज़म बने उसको मानते हैं, मगर उस प्रोसेस से कायदे इस बेख्तलाफ मुंतखब होने वाली को नहीं मानते और ना ही उनसे हाथ मिलाने को तैयार हैं, जिससे जो जमहूरी प्रोसेस है वो मजीद वीक होता है। अब पूरा सिस्टम एक डेडलॉक किसी कैफियत में दिखाई देता है। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इसे बैठते नहीं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में, 1.5-2 घंटे की तकरीरें करता है पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है। PTM है, TLP है, जो भी है दुनिया में, बलोच है, जो सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुजरिमों से मैं अगर जिस दिन मैं उनको NRO दूंगा, उनसे मफामत करूंगा, मैं इस मुल्क से और अल्लाह से गुदारी करूंगा। एक और प्रिंसिपल पोजीशन जो इमरान खान साहब की थी, वो कहते आए हैं कि हुकूमत में खुद वज़ीर आज़म रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनके नीचे जो इदारे हैं वो उनको जवाबदेह होते हैं। लेकिन उनके अपने वज़ीर दाखिला बार बार आकर ये बताते हैं कि असल में इमरान खान साहब के सर पर किसी का हाथ है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लाइन और लेंथ सेम है। आज भी कुछ ऐसी ही बातें की, एक तरफ इमरान खान साहब के अपने स्टेटमेंट्स हैं, दूसरी तरफ उनके वज़ीर कुछ और कहते हैं। क्या मंजर दिखाई देता है वो भी आपके सामने रखता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है जो नो कॉन्फिडेंस पोषण करेगी। फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट, आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। इससे बड़ी गद्दारी क्या है? मैंने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करूंगा इदारों के अंदर, कि हमने इदारों को पूरी छूट दी हुई है। सियासत क्या है? ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए, बस ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। इमरान खान के और एस्टेब्लिशमेंट के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट एक ही जगह पे, एक ही बात पे, एक ही लाइन लेंथ पे। अब जहां हुकूमत निज़ाम चलाने में कंफ्यूज दिखाई दे रही है, वहीं ऑपोजिशन जमातें भी कोई वाज़ेह लाएअमल इख्तियार करने में नाकाम दिखाई देती हैं। गुज़श्ता रोज़ PDM का इजलास था, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने क्या फासले बताए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, शहजाद अकबर को चेंज करने के बाद, उनके इस्तीफे के बाद वज़ीर आज़म ने नया मुआविन खुसूसी मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब को ये टास्क सौंप दिया है। क्या मुसद्दिक अब्बासी साहब उन अहदाफ को हासिल कर पाएंगे जो एक टारगेट है एहतसाब को लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का? जो शहजाद अकबर साहब है ना, उनकी जो नाकामी है वो सिर्फ एक फ़र्द की नाकामी नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सके और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है ये उसकी नाकामी है, तो आई थिंक ही इज़ लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। वजह उसकी ये है कि शहजाद अकबर साहब को पूरी स्टेट मशीनरी की सपोर्ट हासिल थी। हम सब जानते हैं कि शहजाद अकबर साहब को FIA की पूरी सपोर्ट हासिल थी, उनको इंटेलिजेंस ब्यूरो की पूरी सपोर्ट हासिल थी, तमाम जो बाकी इदारे हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि नैब का और शहजाद अकबर साहब का भी आपस में बहुत क्लोज़ वर्किंग कोऑर्डिनेशन था।
तो अगर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो 3-3.5 साल में कोई टारगेट अचीव नहीं कर सके तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक फ़र्द की नाकामी है। आई थिंक ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट की नाकामी है, और अब उनकी जगह पे जो भी साहब लाए जा रहे हैं या लाए गए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि क्या शहजाद अकबर साहब जो हैं ये कोई एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सारा काम कर रहे थे। लेकिन आमिर साहब क़यादत नाकामियों का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती। आप देखिए केपी इलेक्शंस के अंदर बदतरीन शिकस्त हुई, इमरान खान साहब ने पार्टी का पूरा इंतजामी ढांचा तहलील कर दिया, नए सिरे से सिरे नौ उसकी तश्कील हो रही है। यानी इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। आप देखिए कैबिनेट के अंदर एक बड़े अरसे से एक म्यूजिकल चेयर जारी है, मुआविनीन और मुशीरान को कैसे तब्दील किया जाता है, वो किसी भी शिकस्त का खुद से मलबा लेने को तैयार नहीं है। तो आपको लगता है सर कि अब ये टीम पर डालना आसान होगा और मुसद्दक अब्बासी साहब वो आउट परफॉर्म कर सकेंगे जो परफॉर्म नहीं कर सके शहजाद अकबर साहब? देखिए, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत पिछले 3-3.5 साल में मुख्तलिफ फ्रंट्स पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी तो ये अकाउंटेबिलिटी के फ्रंट पे भी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेगी। आप देखिए ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का है। तो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन होता है? आपका फिनांस मिनिस्टर। तो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो 3 साल में 4 दफ़ा तो फाइनेंस मिनिस्टर को तब्दील कर चुकी है जी। इसी तरह जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके चेयरमैन को 6 दफ़ा वो तब्दील कर चुके हैं, और जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उसको भी वो 5-6 दफ़ा तब्दील कर चुके हैं। तो आप अगर बार बार फाइनेंस मिनिस्टर को, सेक्रेटरी फाइनेंस को, चेयरमैन FBR को तब्दील कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग की पावर है वो ठीक नहीं है। तो प्रॉब्लम शहजाद अकबर में या प्रॉब्लम जो है वो FBR के जो 5-6 सरबराह तब्दील हुए और फाइनेंस मिनिस्ट्री के 5-6 सेक्रेटरी तब्दील हुए और 4-5 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, प्रॉब्लम उनमें नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो इन लोगों को सिलेक्ट करने वाले शख्स में है, और वो शख्स कौन है? उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। अब वो कहते हैं कि जनाब मेरी हुकूमत की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो मीडिया है वो मीडिया जो है वो लोगों में मायूसी फैलाता है। तो मीडिया जो है वो लोगों को उम्मीद कैसे दिलाए जब पिछले 3-4 साल में आप अपना जो वज़ीर इत्तलात है उसको भी 3 दफ़ा तब्दील कर चुके हैं। पहले आप फवाद चौधरी को लेके आए, फिर उसको हटाया, आप फिरदौस आशिक अवान साहबा को लेके आए, फिर उनको हटाया, तो आप शिबली फराज साहब को लेके आए, फिर आपने उनको हटाया, तो अब दोबारा फिर फवाद चौधरी साहब आ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो मीडिया पॉलिसी है वो भी कन्फ्यूजन का शिकार है। आप हुकूमत की परफॉर्मेंस को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए बार बार अपना वज़ीर इत्तलात तब्दील करते हैं। तो इसमें मीडिया का क्या कसूर है? तो कसूर अगर है तो वो डायरेक्ट कसूर इमरान खान साहब में है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखें, ये दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसा होता है कि 3 साल में आप 4 दफ़ा फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील करें, 4 दफ़ा आप वज़ीर इत्तलात को तब्दील कर दें। ये दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है। कि आप ही के शो में आप इसे बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि जब वो इख्तिदार में आएंगे तो अपनी कैबिनेट का वॉल्यूम बहुत छोटा रखेंगे, बड़ा महदूद रखेंगे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काबीना कैसे फैलती चली गई। फौज जफर मौज मुशीरान की, मुआविनीन खुसूसी की, बहुत सारे ऐसे PMs, बहुत सारे मुशीर चेंज किए गए। अब एक बार फिर न्यूज इन दी एयर इस्लामाबाद के अंदर आप बेहतर तौर पर इस पर कॉमेंट कर सकते हैं कि क्या कैबिनेट एक बार फिर रीशफल होने वाली है? क्या फिर इमरान खान साहब अपनी टीम को तब्दील करने जा रहे हैं, या आपको लग रहा है, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, कि क्या कैबिनेट तब्दील होगी या हुकूमत ही तब्दील होते हुए देख रहे हैं आप? देखें, ज़ाती तौर पे तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर कुछ रीशफलिंग करेंगे तो कैबिनेट में ही करेंगे, और कुछ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो आगे पीछे दोबारा कर देंगे। ये बार बार वो करते हैं ये तासुर देने के लिए कि मैं तो वज़ीर जो हैं उनको उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं उनको रखता हूँ। तो अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रखते हैं तो आपने पहले फवाद चौधरी साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया, फिर उनको हटा दिया, फिर 2 बंदे मुख्तलिफ आए, फिरदौस आशिक अवान साहबा और फिर शिबली फराज साहब, फिर दोबारा आप फवाद चौधरी साहब को ले आए। तो फवाद चौधरी साहब को पहले आपने हटाया था, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री दी, लेकिन फिर वो मिनिस्ट्री दे दी शिबली फराज को, और उनको फिर आप वापस ले आए हैं इसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में। इसका मतलब है इमरान खान साहब कि आपका फैसला गलत था। आपने फवाद चौधरी को अगर पहले हटाया था तो गलत हटाया था, इसलिए आप उनको दोबारा यहीं पे लेके आए हैं।
अब इमरान खान साहब दोबारा कुछ मिनिस्ट्रीज जो हैं उनको उनके पोर्टफोलियोज कुछ मिनिस्टर्स के तब्दील करने लगे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि वो खुद जिम्मेदारी लें, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। और जिस तरह एक क्रिकेट टीम का जो कप्तान होता है, जब उसकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो वो जिम्मेदारी लेता है कि जी मेरी टीम जो है वो अगर अच्छा नहीं खेली तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो इमरान खान साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि वो वज़ीरों को तब्दील कर देते हैं, सेक्रेटरी को तब्दील कर देते हैं, मशीरों को तब्दील कर देते हैं। आप देखिए उनके अब तक कितने मशीर तब्दील हो चुके हैं, यानी कि जिस प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र आए दिन तब्दील हो रहे हों और इस्तीफे दे के जा रहे हों, वो प्राइम मिनिस्टर क्या हुकूमत चलाएगा? तो आमिर भाई साहब देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, 180 ममालिक की फहरिस्त में हम 140वें नंबर पर हैं। हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो भी गिरा है, अब 31 से फिर 28 पे आ गए हैं। अब फिर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब ऐसे में तब्दील हुए हैं, मुसद्दक अब्बासी साहब आ गए हैं। अगर जैसे आप फरमा रहे हैं कि टीम बदलने से जब तक आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, और वो लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि अगर एहतसाब का बयानिया शहजाद अकबर साहब के जाने के साथ ही वो जो रही सही कसर थी वो भी अब दम तोड़ चुकी है, तो फिर रिवाइवल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अब क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? फिर नहीं, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले 3-4 महीने में कोई मिरेकल कर दे, कोई अजूबा कर दिखाए। या तो ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो बयानिया उन्होंने बनाया था कि हम इक़्तिदार में आएंगे और अरबों डॉलर जो लूटे गए हैं वो वापस लेके आएंगे और जो चोर और लुटेरे हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे फेंकेंगे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन थी उसको टारगेट किया और अपोजिशन के बहुत से रहनुमा जो हैं उनको जेल के पीछे फेंका। लेकिन आप देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता रहा होते गए। जिस किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ या जिस किसी के खिलाफ करप्शन का मुकदमा नहीं बन सका तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगा दिया? मुनशियात फरोशी का इल्ज़ाम लगा दिया। राना सनाउल्लाह साहब पे हेरोइन डाल दी, हनीफ अब्बासी साहब पे एफिड्रिन डाल दी। जिन केसेस का आपने जिक्र किया है आमिर साहब, इन केसेस के मंतकी अंजाम पर ना पहुंचने की वजह से बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन भी हम देख रहे हैं। खान साहब के रीसेंट स्टेटमेंट्स उठा के देख लें, लाइव कॉल सेशंस उठा के देख लें, एक चीज जो सब में मुश्तरक है वो गुस्सा भी है एंड एट द सेम टाइम मायूसी भी है। तो आमिर साहब, आपको क्या लगता है इमरान साहब का गुस्सा किसके साथ है और किससे मायूस है इस वक्त? देखें, जब गुस्सा और मायूसी जो है वो इकट्ठी हो जाती है ना तो इसके इम्तिजाज से फ्रस्ट्रेशन जन्म लेती है। और फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो उस वक्त जन्म लेती है जब आप शिकस्त खा चुके होते हैं, आप नाकामी से दो चार हो चुके होते हैं, लेकिन आप उस शिकस्त और उस नाकामी का एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। आप ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि ये जो शिकस्त और नाकामी है इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। और फिर जब आप अपने दाएं और बाएं स्केपगोट्स तलाश करते हैं, कुर्बानी के बकरे तलाश करते हैं और शहजाद अकबर को आप कुर्बानी का बकरा बना देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके ज़वाल का आगाज़ हो चुका है। और कितनी देर तक आप दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाएंगे? जब सारे बकरे जो हैं उनकी कुर्बानी हो जाएगी तो फिर आखिर में तो आप ही बचेंगे ना। यानी वो आप उस मुहावरे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। आज सर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने फिर कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और हमारी हुकूमत, ये इनकी लाइनो लेंथ, एग्जैक्ट जो वर्ड्स है टू बी प्रिसाइज, लाइनो लेंथ सेम है। कभी वो कहते हैं कि हाथ है हमारे सर पर, कभी वो कहते हैं मिसाली ताल्लुकात है, कभी वो कहते हैं लाइनो लेंथ सेम है। अब अगर लाइनो लेंथ सेम है तो फिर भी ये फ्रस्ट्रेशन बनती है आमिर मीर साहब? देखें, शेख रशीद साहब जो कुछ भी कहें, ये वो एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको कहने का हक हासिल है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का मतलब अगर फ़ौज है तो जो फ़ौज के तर्जुमान हैं DGISPR, वो बार बार ये कहते हैं, जो उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटें। तो मैं भी यही कहूँगा कि शेख रशीद साहब अगर फ़ौज को सियासत में घसीट रहे हैं तो मैं उनकी इस कोशिश में शरीक होने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर कोई कमेंट करूँगा तो इसका मतलब यह है कि मैं शेख रशीद साहब की मदद कर रहा हूँ। अब शेख रशीद साहब शौक़ से घसीटें फ़ौज को सियासत में, मैं तो घसीटने के लिए तैयार नहीं। मैं तो जो फ़ौज का तर्जुमान कह रहा है कि जी फ़ौज सियासत में मुदाखलत नहीं कर रही, मैं तो उन पर एतबार करूँगा।
मैं शेख रशीद पे तो एतबार नहीं करूंगा। तो फिर शायद आमिर मीर साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं कि अपने लोगों को इंटैक्ट रखा जा सके, उनको सिग्नलिंग हो सके, अपने इत्तेहादियों को बताया जा सके हमारे मिसाली ताल्लुकात है, हम सेम पेज पर हैं, आपने घबराना नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी इत्तेहादी या हुकूमत के अपने लोग वो पंछी जो है वो घोंसला तब्दील करने के लिए तैयार नहीं होंगे, राइट लेफ्ट नहीं होंगे, बल्कि जो हुकूमत सिग्नल दे रही है वो सिग्नल्स को पकड़ेंगे? देखिए, मैं आपको एक ज़ाती वाक़या बताता हूँ जो खुद मेरे ज़ाती इल्म में है, और मुझे ये वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत मोतबर लीडर ने बताया जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न से है। वो मुझे ये बता रहे थे कि कुछ दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का जो सेकंड राउंड होना है उसके लिए टिकटों का फ़ैसला होना था, तो हज़ारा डिवीज़न का एक इजलास हुआ। तो उस इजलास में उन्होंने नोटिस किया कि कुछ उम्मीदवार जिन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट लेने पर पहले आमादगी जाहिर कर दी थी, वो अब कुछ रिलक्टेंट हैं और वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने एक उम्मीदवार साहब जो हैं जिन्होंने पहले कमिटमेंट दी थी कि मैं पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ूंगा और अब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो उनसे कहा कि भाई पहले तो आपने ये हमसे वादा किया था पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ने का, तो अब आप क्यों भाग रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी कि वो लगता ये है कि पीटीआई के टिकट पे जीतना बहुत मुश्किल है, तो ये मैंने वालिद साहब से भी मशवरा किया, तो वालिद साहब ने भी मुझे यही मशवरा दिया। तो वो जो इजलास में जो सीनियर लीडर बैठे हुए थे उन्होंने कहा अच्छा अपने वालिद साहब से हमारी बात कराओ फ़ोन पे। तो उसने वालिद साहब को कॉल मिला दी, तो उन्होंने कहा स्पीकर फ़ोन ऑन करो। अब वालिद साहब को नहीं पता कि स्पीकर फ़ोन ऑन हो चुका है, तो वो बरखुरदार ने वालिद साहब को कहा जी कि मैं ये इजलास में बैठा हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जी आप हर सूरत में पीटीआई के टिकट का इलेक्शन लड़ें, और इन्होंने मुझे ऑफ़र किया है कि अगर आप पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम फिर आपकी इमरान खान से आपकी भी मुलाकात कराएंगे और आपके वालिद साहब से भी मुलाकात कराएंगे। तो बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है आपका? अब वालिद साहब बेचारों को पता नहीं था स्पीकर फ़ोन ऑन है। उन्होंने कहा पुत्र, अगर हम पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़े तो एक तो हमने जीतना नहीं है, और अगर ये इमरान खान के साथ तुमने और मैंने मुलाकात की और हमारी तस्वीर अखबार में छप गई तो फिर जो 4 वोट मिलने हैं वो भी नहीं मिलेंगे। बेहतर है इनको कहो कि हम आपकी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, बाद में फैसला करेंगे कि आपके साथ मिलना है कि नहीं मिलना। आमिर साहब, आप उस सूबे की एग्जांपल दे रहे थे जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुनियादी तौर पर टेक ऑफ किया, केपी के अंदर उसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा थी, यानी ये समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अब नीचे आ रही है, हुकूमत जवाल पजीर है, कोई टिकट तक लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ऑपोजिशन किस बात की देर कर रही है सर? ऑपोजिशन किस बात का इंतजार कर रही है फिर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है, और इसका सबूत ये जो खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बल्दियाती इंतखाबात थे यहाँ आपको मिल गया। इससे पहले जो पिछले साल कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हुए थे उसमें भी आपने देखा कि तमाम जो बड़े शहर थे वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है उसको कामयाबी नहीं मिली। पंजाब के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीत गई, और सिंध के बहुत से इलाकों में पीपल्स पार्टी जीत गई। तो केपीके को अगर ज़्यादातर कामयाबी मिली थी कंटोनमेंट बोर्ड्स में भी, तो वो केपीके से मिली थी, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में वो तमाम बड़े शहर वहाँ से हार गए। अब इसमें यह सवाल पैदा होता है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के अरकान की क्या सूरत हाल है। वहाँ पर भी यही सूरत हाल है, और ये चीज़ भी मैं आपको बड़े एतमाद के साथ बता सकता हूँ कि ऐसे पीटीआई के बहुत से अरकान कौमी असम्बली को मैं जानता हूँ जो अगला इलेक्शन पीटीआई के टिकट पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और उनमें से बहुत से लोग जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून से रब्ता कायम कर रखा है और ये ख्वाहिश जाहिर किया है कि अगर आप हमें अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट देने की यकीन दहानी करवा दें तो हम तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुस्लिम लीग नून को ऐसे 20-22 अरकान की यकीन दहानी हासिल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी 3-4 ऐसे एमएनए हैं हुकूमत की अलाइज पार्टीज़ के, तो फिर क्यों अभी तक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई गई? मसला सिर्फ एक है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के फ़ौरन बाद 2 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन करवाना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है।
और कुछ PDM की जमातें भी जो कि बलूचिस्तान की हुकूमत में अब शामिल हो चुकी हैं, वो भी ये समझती हैं कि फौरी तौर पर, अभी हमने थोड़े दिन पहले ही बलूचिस्तान में तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए जाम कमाल को हटाया है, तो हमारे पास भी कम से कम 1-1.5 साल होना चाहिए ताकि हम कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि अगले इलेक्शन में हम वोटर को कहेंगे देखें हमने 1.5 साल में क्या कारकर्दगी दिखाई है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिस पे अपोजिशन पार्टीज़ में अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हुआ। इसमें जब तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में तय नहीं होगा कि अगला इलेक्शन कब होना है, मुझे नहीं लगता कि गुज़श्ता रोज़ शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी के रास्ते अलग हैं, हमारे रास्ते जुदा हैं, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रिफ्ट, कोई डेडलॉक तो बरकरार है। सर लास्टली ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को निकलेगी, PDM 23 मार्च को निकलेगी, 4-5 अप्रैल से रमजान मुबारक शुरू हो जाएगा, क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ टाइम कंज्यूम करने का, टाइम बाय करने का तरीका है, राय आमा हमवार करने का तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं? देखें, मुझे तो ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों अगर चाहें तो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटा सकती हैं, लेकिन दोनों जमातें फ़िलहाल ये चाहती हैं कि इमरान खान साहब कुछ मज़ीद अरसा हुकूमत में रहें और उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ मज़ीद नीचे आए। आप देखें ना, जिस तरह ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, तो पाकिस्तान 16 दर्जे मज़ीद नीचे गिर गया है। तो पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और जो PDM की जमातें हैं उन्होंने 23 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। इसका मतलब है ये दोनों हुकूमत को नहीं गिराना चाहते, दरअसल ये अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं, ये अगले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि फिर ये जमातें जो हैं ये रोज़ाना ये बयान ना दिया करें कि हम इमरान खान को गिरा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उनको टाइम पूरा करने दें, अपना टाइम पूरा हो जाए और अगले साल इलेक्शन में जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इससे पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कुछ मामला अगर तय हो गए तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर तहरीक अदम एतमाद आनी है तो उसके लिए ऑपोजिशन को कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ हुकूमत जवाल पजीर है, लेकिन सवाल ये है कि जवाल पजीरी को, इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए ऑपोजिशन कितनी तैयार है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सिंध बल्दियाती कानून मामला लाठी चार्ज तक जा पहुंचा है। डेडलॉक कहाँ है? बल्दियाती कानून पर बातचीत आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इस ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। वेलकम बैक। PSL सीजन 7 से एक रोज कबल शहर कायद में MKM और इंतजामिया के दरमियान हंगामा आराई ने कराची के माहौल में शदीद अफरा तफरी पैदा कर दी है। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची प्रेस क्लब तक की जाने वाली रैली का रुख वज़ीर आला हाउस की जानिब मोड़ दिया और वहां पर धरने पर बैठ गए। सिंध पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अब हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है कि रेड जोन के सामने एहतजाज को रोका गया क्योंकि इस इलाके में कई गैर मुल्की खिलाड़ी ठहरे हुए हैं। MKM की जानिब से माहिदे की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की गई। अब सवाल यह है कि PSL से कबल रेड जोन में जाने के क्या मकासद थे? क्या MKM ने मीडिया कवरेज के लिए वज़ीर आला हाउस का रुख किया? एहतजाज के लिए तयशुदा मकाम तब्दील भी किया गया। इस तब्दीली की वजह क्या थी? क्या मीडिया गेज करना था? क्या पब्लिक अटेंशन को गेज करना था? क्या रेड जोन को जवाज बनाकर तशद्दुद करे? रेड जोन पर दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद एहतजाज क्यों किया गया? और फिर पीपल्स पार्टी का जो तर्ज अमल है वो किस कदर जमहूरी है? बात करेंगे इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर तालपुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि MKM ने एहतजाज किया CM ऑफिस के बाहर, लेकिन जो रवैया पीपल्स पार्टी हुकूमत ने इख्तियार किया, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, मुतअद्दिद कारकुनान को जख्मी कर दिया गया, क्या ये जमहूरी तर्ज अमल है तैमूर तालपुर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हम बिलीव करते हैं हर किसी का राइट है, जो धरना देना चाहे वो दे सकता है, जो एहतजाज करना चाहे वो एहतजाज कर सकता है, पर हर चीज़ की एक बाउंड्रीज और एक तरीक़ेकार होता है। CM हाउस के गेट पर धरना मारना, CM हाउस का रास्ता बंद करना, लोगों को भी तकलीफ देना और इसमें चादर और चार दीवारी का जो है तसद्दुक़ का पामाल किया गया था और उसी की कोशिश की जा रही थी। हाँ, सिंध हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, उनको समझाते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, पर उनका मौक़िफ़ ये था कि वो अभी दरवाजे तोड़ के CM हाउस के अंदर घुस जाएंगे, तो ये हम होने नहीं दे सकते थे। MKM को कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने भी बहुत धरने किए हैं, बाकी जमातें भी धरने कर रही हैं,
धरने करने का तरीकार होता है। इस तरह से लेकिन तैमूर तालपुर साहब, उनके कारकुनान बड़ी बेदर्दी से जिस तरह पीटा गया है वो फुटेज में सामने है। उनके एक एमपी बड़ी बुरी तरीके से जख्मी है। क्या सीएम ऑफिस वाज नॉट वेल अवेयर कि ये लोग मूव कर रहे हैं, सीएम ऑफिस की तरफ मार्च कर रहे हैं, धरना देने का इरादा रखते हैं? क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? हमारे पास इंफॉर्मेशन थी और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने इनके लीडर्स को, इनके कारकुनों को समझाया, रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की। उसके बाद भी जो उन्होंने हमें धमकी दी कि सीएम हाउस के अंदर घुस जाएंगे तो पुलिस को एक्शन लेना था। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। स्टेट नहीं, मेरा सवाल ये कि रेड जोन तक उनको आने कैसे दिया गया? या तो उनको बाहर ही रोके रखा जाता, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाई जाती। अगर यू आर वेल इन्फॉर्म्ड बिफोर तो आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते कि उन्हें वहीं कर्टेल करते? नहीं, हमें ये अंदाजा नहीं था कि ये वाकई आके और सीएम हाउस के गेट पर बैठ जाएंगे, गेट बंद कर देंगे, पुलिस से बदतमीजी करेंगे। तो ये इस किस्म की जब चीज़ होती है, मैं आपको मेरे ख्याल से अगर यही काम हम करते और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाके इमरान खान के घर के बाहर धरना दे तो मेरे से इससे 4 गुना ज्यादा हमारे साथ हशर होता। जरा किसी को भेज के देखे तो ये बताएंगे ये किस तरह से करते हैं इन चीजों के साथ डील। हमने फिर भी बहुत मिन्नत समात करने के बाद मजबूरन पुलिस को एक्शन उठाना पड़ा। अगर वो गलत करते हैं तो तर्ज अमल तो ये भी गलत है। ये जस्टिफाई टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट, तैमूर तालपुर साहब। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो तमाम तरह ऑपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं बल्दियाती कानून के खिलाफ, दे आर अप अगेंस्ट दिस लॉ। तो आप कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप करते हैं? टेबल पर बैठकर इस पर बात क्यों नहीं हो सकती? जमात इस्लामी गुज़श्ता कई रोज से धरना दिए बैठी है असेंबली के बाहर, एमकेएम भी बाहर आ गई है, अब मुत्तहिदा ऑपोजिशन मुत्तहिद हो रही है इस मामले पर। तो उनको बिठाइए, बात कीजिए। जमहूरियत में तो ऐसा ही होता है। हमने पहले भी इनसे बात की थी, नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब ने इनको बैठाया था। इनकी कुछ चीज़ों पे हमने एग्री भी किया था, कुछ गवर्नर की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी, हमने उस पर भी एग्री किया था। पर ये बातचीत करने के मूड में नहीं है। ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इनको नहीं रोक सकते, पर हम इनको आज भी इजाजत देते हैं। ये जितने धरने चाहे लगाएंगे, 1 महीना धरने पे बैठे रहे, पर ये आवाम को, पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें। धरने से हमें कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है, हम खुद सपोर्ट करते हैं। अगर वो किसी के खिलाफ है, वो धरना देना चाहते हैं, सिंध को तो उनको वेलकम करती है, पर नॉट एट द कॉस्ट। ये कैसा वेलकम कर रहे हैं आप तैमूर तालपुर साहब? एक तरफ आप उनको खुशामदीद कहते हैं, दूसरी तरफ उनका लाठीचार्ज से स्वागत करते हैं। जब भी पब्लिक को, आम आदमी को तकलीफ होगी तो जो स्टेट है वो अपना रिट कायम करने की पूरी कोशिश करेगी, जैसे उसने आज की। देखिए, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। अगर इसी तरह से सियासी लोगों को, सियासी वर्कर्स को, एमपीएस को मारा पीटा जाएगा तो इससे मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है, इससे तो बदनामी हो रही है सिंध हुकूमत की। बिल्कुल अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, पर अगर 4 दीवारी की किसी के घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये होगा, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो। दिस इज नॉट द वे अबाउट इट। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तैमूर तालपुर साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि यहां तक नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी, इससे पहले उन्हें रोक लेना चाहिए था। लेकिन अभी बताइएगा कि वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या आने वाले दिनों में हम इसी तरह की हैजानी कैफियत देखेंगे कराची के अंदर, सिंध भर के अंदर, या इससे पहले सिंध हुकूमत हालात को भांप कर इसको कंट्रोल कर लेगी? मैं आज भी वेलकम करता हूँ एमकेएम को, जमात इस्लामी को, जितनी भी पार्टीज हैं वो बातचीत करना चाहती हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। सीएम हाउस में उनको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। पर अगर वो धरने पर ही जोर दे रहे हैं तो अपना धरना देते रहें, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक वो अपने तरीक़ेकार से पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, किसी के घर का रास्ता बंद नहीं कर रहे, तो हमें उनके धरनों पे कोई एतराज़ नहीं है और हमारे दरवाजे उनकी बातचीत के लिए भी हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में कराची की सियासत क्या मजीद गर्म हो जाएगी या कराची की सियासत में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी को नरमी आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। भी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पीटीआई का फ्लैगशिप मंसूबा नाकाम क्यों हुआ है, बैरिस्टर अली जफर साहब सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ इस ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्लैगशिप मंसूबा नाक़िस हिकमत अमली, फैसलों में ताखीर और हकायक को नजरअंदाज करने की वजह से खटाई में पड़ गया है। रावी रिवर फ्रंट मंसूबे पर किसानों और माहौलियाती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात के खिलाफ पंजाब हुकूमत और रूडा की अपीलें निपटा दी हैं। अब हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत से ही जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रावी रिवर फ्रंट मंसूबा हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और हुकूमत ने दावा किया था कि इसे वो गिवन टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल भी कर लेंगे, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि नाकिस प्लानिंग आड़े आ गई है। क्या कहिएगा अली जफर साहब?
जी देखें, लाहौर हाई कोर्ट में ये केस समाअत हो रहा था, चैलेंज किया गया था जो रूडा की कार्रवाई थी और जो प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रही थी, उसको भी चैलेंज किया गया था और कुछ प्रोसेसेस को भी चैलेंज किया गया था। एक्विजिशन जो हो रही थी उसको भी चैलेंज किया गया था। बहस सुनने के बाद सुप्रीम हाई कोर्ट ने एक शॉर्ट ऑर्डर दिया है, अभी तफसीली फैसला नहीं आया, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है, जो मुझे समझ आई है, एक तो ये कहा है कि रूडा को चाहिए कि ये एक जो अपना जो मास्टर प्लान है वो बनाए, उसको मुकम्मल करें, तो वो उस हदायत के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। उसके अलावा हाई कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि एक्विजिशन नहीं हो सकती और उसको कलअदम करार दिया गया है जितनी एक्विजिशन हुई थी। इस एस्पेक्ट को चैलेंज किया जाएगा क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक्विजिशन जायज़ है, कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, और हमारा हक है रूडा का कि चैलेंज करें। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ये बड़े अहम किसी चीज़- एतराज़ात हैं, ये दो एतराज़ात जिनका आपने जिक्र किया बड़े अहम हैं। इन्वायरमेंटल असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी था। एक ऐसे फर्टाइल लैंड के ऊपर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ को ये देने जा रहे हैं, अब जो 70,000 एकड़ की लैंड है और इतनी फर्टाइल लैंड है, उसके ऊपर कोई इन्वायरमेंटल असेसमेंट नहीं है। डिफॉरेस्टेशन कैसी होगी, दरख्तों की कटाई कैसी होगी, वाटर बेड को क्या खतरा होगा, EPA से कोई रिपोर्ट नहीं ली गई। एंड एज फार एज लैंड एक्विजिशन इज कंसर्न, लोकल गवर्नमेंट से भी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी इसकी। जी, जो उस पे मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूं। जहां तक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट का ताल्लुक है, हमने अदालत को एक कराई थी, इन्वायरमेंट अदालत के फैसले से पहले भी, लेकिन अदालत को ऑफर किया गया था कि अगर अदालत समझती है कि इसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी दोबारा होनी चाहिए या कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसकी इन्वायरमेंटल स्टडी करें, तो हम तैयार हैं। हमने नाम भी सजेस्ट किए थे, तो अगर ज़रूरत पड़ी कि इन्वायरमेंटल स्टडी दोबारा करानी है तो वो कराई जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्लान भी बनाया जा सकता है, इन्वायरमेंटल स्टडी भी दोबारा कराई जा सकती है। अब जहाँ तक एक्विजिशन का ताल्लुक है, वो जिस तरह मैंने कहा, वो हम उस बात को चैलेंज कर सकते हैं, हमारा हक है, क्योंकि हमारे ख्याल से इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट में एक्विजिशन होना ज़रूरी है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को देखना है, वो होता है ज़रूरी। जिस तरह मैंने बताया कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका जो था उसकी असेसमेंट कराई गई थी, लेकिन वो हाई कोर्ट को, और ये ऑफर भी किया गया था कि दोबारा करा लेते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट ने ऑफर नहीं माना। अब हम अपील में उस ऑफर को दोबारा लेके जाएंगे। देखिए अली साहब, लैंड एक्विजिशन एक्ट भी बहुत पुराना है, या तो उस एक्ट के अंदर कोई तरामीम होती, उसमें इसको अकोमोडेट किया जाता। फिर पता चला कि जब कोर्ट के सामने आपने सिटी का मास्टर प्लान रखा तो उस मास्टर प्लान के अंदर भी रावी रिवर फ्रंट का मंसूबा था ही नहीं सिरे से। अब तो ये उन खदशात को जन्म देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस पर होमवर्क नहीं किया था, और होमवर्क किए बगैर कहा, ड्रम बीटिंग शुरू कर दी कि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, हम इसको विद इन गिवन टाइम लाइन इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। मंसूबा अपनी जगह पर, लेकिन जो लैकुनाज हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि हम दोबारा इसको देखेंगे, तो क्या पहले ये इसका मतलब है कि टीम ने उसको इदराक नहीं था, एहसास नहीं था कि गलतियां हो रही हैं? देखिए, कुछ एस्पेक्ट जरूर थे जिसमें शायद गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसे मसले नहीं हैं जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें। पॉइंट आउट करके उनको दुरुस्त किया जा सकता है। अब मसलन एक जो तीसरी चीज आपने पॉइंट आउट की थी कि लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व नहीं किया गया, ये पहला जो कानून था, जो रूडा का कानून बना, उसके अंदर लिखा हुआ था वाज़ेह तरीके से कि ये एग्रीमेंट करनी है लोकल बॉडी के साथ, लेकिन उस वक्त तक आपको पता है कि लोकल बॉडीज जो थी वो चूंकि काम नहीं कर रही थी, तो वो एग्रीमेंट का पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और जो पॉसिबिलिटी है उनके साथ नेगोशिएट करने की और उनके साथ कंसल्ट करने की और एग्रीमेंट करने की, वो बिल्कुल की जा सकती है। एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी हुकूमत, पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑर्डिनेंस एक जारी किया गया था जिसके अंदर कहा गया था कि ये हम बाद में करेंगे, लेकिन वो हाई कोर्ट ने उस बात को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ऑर्डिनेंस की अभी जरूरत नहीं है, आप कंसल्ट करें क्योंकि आइन का ये तकाजा है।
तो बहरहाल ये भी एक देखिए ना सर, बादी नजर में अदालत का ये एतराज भी किसी हद तक जायज है कि जो ऑर्डिनेंस आपको जारी करना पड़ा, उस 2020 का जो एक्ट था उस पर आपको ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा, शायद इस वजह से कि उसको लीगल कवर फराहम किया जा सके कि ये जो नकाइस हैं इसमें उसको ऑर्डिनेंस के जरिए से कवर दे दिया जाए। जी बिल्कुल, ऑर्डिनेंस का मकसद यही था, उसमें वैलिडेशन क्लॉज था कि जो गैप्स हैं उनको खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस लेके आए थे, लेकिन उसके ऊपर भी एक हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि ऑर्डिनेंस के जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की गई, इसलिए वो ऑर्डिनेंस उन्होंने कहा कि कलअदम है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि वो भी हमारा राइट है हुकूमत पंजाब का कि वो उसको चैलेंज करे इस एस्पेक्ट को भी। बहरहाल मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं हाई कोर्ट ने, उसका जब डिटेल फैसला आएगा, जो तो इतराज़ात ऐसे हैं जो कि गैप्स थे और उनको कंप्लीट करने की जरूरत है, तो वो बिल्कुल उसको किया जाएगा। लेकिन जफर साहब, इन गैप्स को कवर करने के लिए तो बहुत वक्त दरकार होगा। वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, एनवायरमेंटल असेसमेंट हो, थर्ड पार्टी ऑडिट हो, फिर उसके साथ लोकल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, इलेक्शंस होने हैं, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट बनेगी। अब ये तो बहुत टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो विद इन गिवन टाइम लाइन अब तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि जो मजीद सर्व किया जा सके पेपर वर्क के अंदर। ये तो पहले हो जाना चाहिए था। क्या उजलत में आपने ये करने की कोशिश की और उसके बाद अब ये समझ आ रही है कि गलतियां हुई हैं और उसको करेक्ट करने के लिए वक्त नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है ये इसको प्रोजेक्ट को आप देखें तो ये बहुत अहम और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है कि लाहौर में जिस तरह की एक्सपेंशन हो रही है लाहौर की सिटी में, वो एक पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। वो उधर पानी की भी किल्लत हो रही है, उधर बहुत सारे लोग पूरे पाकिस्तान से उधर आके बसना चाहते हैं, उनके लिए अकोमोडेशन नहीं है, गार्बेज कलेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए जिस तरह बाहर के मुल्कों में भी होता है कि एक ट्विन सिटी बनाने का इरादा था, ताकि वहां एक जो डेवलपमेंट हो वो हैपहैजर्ड ना हो, वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज तरीके से, बड़े मुनासिब तरीके से, पोल्यूशन का ख्याल रखते हुए, एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए वो हो। तो ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें कुछ लकूनाज या गैप्स अगर रह भी गए हैं और वो अगर पॉइंट आउट हुए हैं, उनको उनकी निशानदेही की गई है हाई कोर्ट के फैसले में, और वो अगर निशानदेही हमें मंजूर है तो फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में अगर कुछ और महीने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक। अजब करप्शन की गजब कहानियां आपके सामने रखनी है। गो के कहानियां बताने के लिए वक्त बड़ा कम है, लेकिन बड़ा क्विकली बताने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता रोज नायब रावलपिंडी ने डीएमसी कोरंगी के घर पर छापा मारा और पता चला कि जेर ज़मीन बहुत सारे सोने के बिस्किट्स, तलाई जेवरात और न सिर्फ डॉलर्स बल्कि दिरहम और दिनार भी उनके घर की ज़मीन के नीचे से मिले हैं। अब ये कार्रवाई देखकर ऑब्वियसली इंसान दंग रह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ रही है, दूसरी तरफ सरकारी अफसरान के, सरकारी एहलकारों के घरों के नीचे जेर ज़मीन बोस सोना बरामद हो रहा है, सोने की कानें निकल रही हैं। और ये कोई पहला वाक़यात नहीं है। लियाकत खान खानी जो साबिक डीजी पाक्स हैं, उनके घर से भी यही हुआ था। और फिर आपको एक बलूचिस्तान का वाक़या याद होगा जहाँ पर सेक्रेटरी फाइनेंस के घर के अंदर से या तो 70 मिलियन मिले हैं, उनके घर से 730 मिलियन बरामद हुए थे। और 730 मिलियन को गिनने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई थी। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि राजदा हूं तो राजदा से कहूं, कौम का हाल किस ज़बान से कहूं। ज़्यादा हक से हट गई मिल्लत कि कभी एक बट गई मिल्लत। कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, और कौन समझाए गम के मारों को, चांदी खा गया सितारों को। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।